स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को? यस मैम। हेलो। हेलो, स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? यस जी मैम। मैम। ओके। लास्ट क्लास में हमने डीएफडी पढ़ा था, डीएफडी स्टार्ट कर चुके थे। ये भी सारी चीजें जो स्क्रीन पे आपको शो हो रही है ये भी हम पढ़ चुके थे, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं डीएफडी डायग्राम के अंदर, मतलब डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका एंटिटी, सेकंड इज प्रोसेस, आफ्टर दैट डेटा स्टोर, एंड देन डेटा फ्लो। ठीक है। तो एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या था कि वो बेसिक आइटम्स या कंपोनेंट या डेटा जिसके के बीच में हमें अपना कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन मतलब कि डेटा फ्लो कराना है, ठीक है। या क्लाइंट और जो यूजर है, सॉरी क्लाइंट और जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे क्लाइंट को अपना रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो वाली चीज एंटिटीज कहलाएंगी। ठीक है। एंटिटीज को ब्लू रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। एंड देन प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर क्या आएगा कि एक्टिविटीज एंड एक्शन टेकन ऑन द डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल और राउंड एज्ड रेक्टेंगल्स। ठीक है। या तो आप इस सर्किल के थ्रू प्रोसेस को डिनोट कर सकते हो, और या फिर जैसे ये तो बिल्कुल शार्प एज रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको राउंड एज रेक्टेंगल की तरह से भी शो कर सकते हो। ओके। फिर नेक्स्ट है डेटा स्टोर। देखो किस तरह से राउंड एज, मतलब इस तरह से भी, ये तो शार्प एज टाइप हो गया है यहाँ पर। ठीक है। तो राउंड एज टाइप से भी, मतलब ओवल टाइप भी ले सकते हो आप इसकी तरह, इसकी जगह पे ना, ये है। फिर उसके बाद है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज को हमने देखा था कि वन साइड ओपन रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। देयर आर टू वेरिएंट्स ऑफ डेटा स्टोरेज, इट कैन आइदर बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल विद एब्सेंस ऑफ बोथ स्मॉलर साइड्स और एज एन वन ओपन साइड। ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा फ्लो। डेटा फ्लो मतलब कि जो भी एंटिटीज हैं उनके बीच में किस तरह से डेटा फ्लो किया जाएगा। बोथ साइड में होगा, बाय डायरेक्शनल होगा ये, ठीक है। तो जैसे कि जैसे कि एक यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा होगा कि यहाँ पे टू तो एंटिटीज हो गई हैं, कस्टमर और ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। जैसे कि हम कोई भी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो उसमें इसी तरह से होता है। अब बैक एंड में भी कई सारी चीजें होती है, पर अभी एक छोटा सा डायग्राम लेके ही हम समझ लेते हैं कि एंटिटीज को रेक्टेंगल से डिनोट किया गया है और डेटा फ्लो को ये एरोज के थ्रू डिनोट किया गया है। बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल मतलब सेंडर और रिसीवर, एक तरह से कि सेंडर ने या कस्टमर ने ऑर्डर क्रिएट किया तो ये जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है या जिसको भी ऑर्डर किया है उस साइड पे जा रहा है, और साथ में उसका जो एक्नोलेजमेंट है वो डिलीवर करेगा आइटम अपना, जो भी हमने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है तो वो एक्नोलेज इस डायरेक्शन में होगा कस्टमर के साइड। ठीक है। अब इसके वेरियस वेरियस लेवल्स के बारे में हमने पढ़ा था। लेवल्स ऑफ डीएफडी, फर्स्ट लेवल इज जीरो। जीरो लेवल के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है। एब्स्ट्रैक्ट बोले तो कि काफी छोटा होता है, इसके जो बैकएंड में जितनी भी वर्किंग है उससे हमें या क्लाइंट को कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आउटर में जो भी दिखता है, विजिबल होता है, वो ही शो करते हैं। ठीक है।
जैसे कि ये डायग्राम में कस्टमर, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑर्डर एंड डिलीवरी। अब आपने क्या पेमेंट किया, किस तरह से, व्हाट इज द मोड ऑफ योर पेमेंट, एंड क्या उसकी वेरिफिकेशन वगैरह, और भी कई सारी जो चीजें आप करते हैं वो सारा इसमें हिडन है। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आपके लेवल 1 के अंदर। लेवल 1 में क्या हो गया, लेवल 0 डीएफडी इज ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक, मतलब इसको और स्पेसिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे कि इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, level 1 DFD depicts basic modules in the system and flow of data among various modules. Level 1 DFD also mention basic processes and sources of information. अब देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे ये डायग्राम शो हो रहा है सभी को। देखिए इस डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हम नीचे से बॉटम टू अप चलेंगे। ठीक है, बॉटम में क्या है, सबसे पहले कस्टमर है। कस्टमर हमारा एंटिटी है, तो इसे हमने ब्लू रेक्टेंगल के अंदर लिख लिया है। ठीक है, कस्टमर किसके पास जाता है, सेल्स के पास। सेल्स को उसने ऑर्डर दिया। ठीक है, ऑर्डर दिया मतलब ये एक डेट मतलब मैसेज हो गया है, मैसेज डेटा फ्लो लाइंस के थ्रू सेंड किया जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। फिर उसके बाद ये आगे बात कर रहा है, अब जब हमने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो अब ये बैक एंड पे क्या क्या वर्किंग होती है इसके अंदर, अब जो भी प्रोसेस होता है, जो भी वर्किंग होती है इसके अंदर, वो हमने पढ़ा था एक सर्किल के थ्रू डिनोट किया जाता है। तो अब इसके अंदर ऑर्डर प्रोसेस, फिर कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, तो उसको एक सर्किल के अंदर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या क्या इससे लिंक्ड है, सेल्स ने ऑर्डर, ये प्लीज जिसका भी ये अनम्यूट है उसको म्यूट कर दीजिए। ये तो ना बम बड़ी साइज तो कोई छोटे होता है ना, डिजिटल साइन वाले ना, ये तो साइज नहीं लागल ना, प्रिंट मत तो अब प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इसके अंदर देखेंगे। जब सेल्स उसको प्रोसेस सेंड करेगा तो वो सबसे पहले तो वेरीफाई करेगा कस्टमर का डेटा। अब इसको जो कस्टमर डेटा है उसको वन साइड ओपन रेक्टेंगल से क्यों डिनोट किया है, वन साइड ओपन रेक्टेंगल से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि जो कस्टमर का डेटा होता है वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड होता है ना, हमने डेटा स्टोरेज से इसको लिया था। तो अब जैसे सपोज आप अमेजोन में शॉपिंग करते हैं, तो अपनी डिटेल्स जो है वो बार बार थोड़ी उसमें स्टोर करते हो, वो तो एक बार बस जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया जाता है या लॉगिन किया जाता है उसमें, तभी वो ले लेता है आपकी सारी जो भी डिटेल्स होती है। तो वही इसके अंदर है, जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला जो सर्किल है, ये आपका कस्टमर डेटा जो भी उसके अपने डेटाबेस में, ठीक है, वो स्टोर्ड है, वहां से वो उसे वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई के लिए इसने रिक्वेस्ट भेजी कस्टमर डेटा के पास, वहां से वो इसे ओके करके, या उसके पास डेटा नहीं है तो वो उसको भेज देता है। ठीक है, इसी तरह से स्टोर में आइटम को चेक करेगा कि हाँ भाई मेरे स्टोर में आइटम है भी कि नहीं, अगर आइटम अवेलेबल है तो उसे ओके कर देगा, अदरवाइज नो, मतलब आउट ऑफ स्टॉक शो कर देगा। ओके, इसी तरह से अकाउंट्स में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो उसके आपके अकाउंट्स में चेक करेगा कि हाँ भाई ये कोई वेरीफाइड यूजर, ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका लेवल 1। लेवल 1 में थोड़ा और स्पेसिफाइड वे के अंदर इसको शो किया जाता है। अब लेवल 2 के अंदर क्या होगा, एट दिस लेवल डीएफडी शोज हाउ डेटा फ्लोज इनसाइड द मॉड्यूल्स मेंशन्ड इन लेवल 1। अब इसको और ज्यादा स्पेसिफाइड फॉर्म में, मॉड्यूल्स के फॉर्म में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं मॉड्यूल्स की फॉर्म में किस तरह से किया गया है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट में क्या होगा, स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर देखो मॉड्यूल्स के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, वेरियस मॉड्यूल्स और इनके बीच में किस तरह से फ्लो हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है। और उसके बाद हिरार्कल इनपुट प्रोसेस आउटपुट।
ठीक है, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। डेटा डिक्शनरी, चलो अब सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। Structure chart is a chart derived from data flow diagram. It represents the system in more detail than DFD. It breaks down the entire system into lowest functional modules, describes functions and subfunctions of each module of the system to a greater detail than DFD. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डीएफडी में क्या पढ़ा था हमने, डायग्राम्स पढ़े थे, डेटा फ्लो डायग्राम के वेरियस एंटिटीज के बीच में किस तरह से डेटा फ्लो होता है ऑन वेरियस लेवल्स। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम में हमने 3 लेवल्स पढ़े थे, 0, 1 एंड 2। 0 बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, उसके अंदर आपको कोई भी डिटेल या कोई भी बैक एंड वर्किंग नहीं शो होती है। लेवल 1 थोड़ा सा स्पेसिफाइड होता है एंड लेवल 2 पे मॉड्यूल्स के बारे में बात किया जाता है। अब लेवल 2 के कुछ पार्ट को हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो काफी एक्सप्लेन्ड वर्जन होता है डीएफडी का, या ये कह सकते हैं कि ये डीएफडी से ही डिराइव्ड फॉर्म है और इसके अंदर छोटी चीजों को भी एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर क्या है, वेरियस मॉड्यूल्स। फर्स्ट मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है इट रिप्रेजेंट्स प्रोसेस और सब रूटीन और टास्क। ठीक है, मॉड्यूल आप लोग बता सकते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है, कभी आपने पढ़ा हो कि किसी भी फॉर्म में, ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है लेकिन कहीं भी किसी भी जगह कोई एग्जांपल लेकर बता सकते हैं कि व्हाट इज मॉड्यूल। किसी को कोई आइडिया नहीं है? चलो देख लेते हैं। अच्छा, सब रूटीन के बारे में पता है? सब रूटीन कभी आप लोग ने पढ़ा हो? कभी लैंग्वेजेस पढ़ी हो, C++, उनके अंदर भी आता है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल को समझ लेते हैं। मॉड्यूल हो गया कि अब जैसे डीएफडी के अंदर हमने पढ़ा था, लेवल 1 पे पढ़ा था, थोड़ा सा स्पेसिफाइड वर्जन। इसके अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि स्टोर में जो स्टोर है वहां पर अपना जो प्रोडक्ट है, ऑर्डर जो किया है कस्टमर ने, वो अवेलेबल है कि नहीं, या अकाउंट्स उसके वेरीफाइड है कि नहीं, या फिर कस्टमर डेटा ये ऑलरेडी सेव है या नहीं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इन सब चीजों को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बांट दिया है। तो इन डिफरेंट पार्ट्स को क्या बोला गया है, मॉड्यूल बोला गया है। कि एक मॉड्यूल क्या हो गया आपका, स्टोर्स, एक मॉड्यूल हो गया आपका अकाउंट से रिलेटेड, एक मॉड्यूल हो गया आपका कस्टमर डेटा, या और भी कुछ अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो वो भी। तो डिफरेंट छोटे प्रोग्राम्स को आपका इसके अंदर बोला गया है मॉड्यूल्स। ठीक है, जो सब रूटीन होता है वो आपका यही होता है कि एक सेपरेट छोटी कोडिंग जिसको आपके बड़े कोड में एड ऑन किया जाता है। जैसे सी के अंदर जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक जंप की को यूज में लिया जाता है, जंप JMP। ठीक है, तो जब हम लोग अपनी कोडिंग के अंदर जंप को, उसको की नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक कीवर्ड होता है एक तरह से, जिसका मतलब होता है कि ये हमें जंप के साथ में हम उस पर्टिकुलर एड्रेस को टाइप करेंगे जिसपे कि वो हमें हमारे कोड को जंप कर दे, मतलब ले जाए। ठीक है,
तो इस तरह से सब रूटीन वर्क करता है। अब जब वो जंप करके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ले जाएगा तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या लिखा हुआ है वो हमारा सब रूटीन है। सब रूटीन जैसे फंक्शंस में नहीं होता कि यूज फंक्शन, फंक्शन नेम और उसके ब्रैकेट में, ठीक है, तो वो फंक्शन पर हमें ले जाता है, हमें बार बार फंक्शन लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। तो फंक्शन भी क्या हो गया, एक तरह से आपका सब रूटीन हो गया, मतलब एक छोटा प्रोग्राम जो कि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसका बस एक एड्रेस यूज में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब बड़े प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जो कि यूज करने में भी इजी रहता है और समझने के लिए भी इजी रहता है। ठीक है, यही इसमें लिखा है, देख लो एक बार। इट रिप्रेजेंट्स प्रोसेस और सब रूटीन और टास्क। अ कंट्रोल मॉड्यूल ब्रांचेस टू मोर देन वन सब मॉड्यूल। लाइब्रेरी मॉड्यूल्स आर रीयूजेबल एंड इन्वोकेबल फ्रॉम एनी मॉड्यूल। ठीक है, इन्वोकेबल मतलब कि जब भी हमारी नीड हो हम उसे इन्वोक कर लें, कॉल कर लें या यूज में ले लें। ओके, अब देखो इसके अंदर एक मॉड्यूल को किस तरह से शो किया गया है। सबसे ऊपर मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल क्या है, कंट्रोल मॉड्यूल है। फिर इसके बाद इससे 3 एरो आउटपुट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसमें 2 तो सब मॉड्यूल्स हो गए हैं आपका और 1 लाइब्रेरी मॉड्यूल हो गया है। ठीक है, कंट्रोल मॉड्यूल क्या हो गया, जो कि अदर मॉड्यूल्स को या सब मॉड्यूल्स को या अदर टास्क्स को कंट्रोल कर रहा है कि कब किस मॉड्यूल को क्या काम करना है, कब उसे इन्वोक किया जाएगा या कब उसका यूज रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कंट्रोल मॉड्यूल वर्क करेगा। अब नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन के अंदर क्या होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डायमंड एट बेस ऑफ द मॉड्यूल। यहाँ पर ये ऑरेंज डायमंड आपको विजिबल होगा सभी को। ठीक है, it depicts that control module can select any of subroutine based on some condition। अब इसके अंदर क्या होगा, हमने पहले ही देखा था कि कंट्रोल मॉड्यूल जो होगा वो कंट्रोल करेगा अदर सब मॉड्यूल्स या लाइब्रेरी मॉड्यूल्स को। अब इस चीज को किस तरह से डिनोट किया गया है, एक छोटे डायमंड को यूज में लेके। तो इसमें क्या बोल रहा है वो कि एक छोटा जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है उस पर एक छोटा डायमंड लगा दिया जाता है, जिसका कि क्या मीनिंग होता है, क्या इससे हम समझ सकते हैं कि ये अपने सब मॉड्यूल को कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जंप। जंप के अंदर एन एरो इज शोन पॉइंटिंग इनसाइड द मॉड्यूल टू depict दैट द कंट्रोल विल जंप इन द मिडल ऑफ द सब मॉड्यूल। अभी हमने देखा था जंप मतलब देखा क्या था, समझा था कि सब रूटीन क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने एक जंप जेएमपी कीवर्ड यूज में लिया था। अब इसके अंदर जंप का क्या मतलब हो गया, यही हो गया हेलो। आ गया फिर जंप का मतलब समझ में। ठीक है, नेक्स्ट इज लूप। लूप के अंदर क्या हुआ, अ कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट्स लूप इन द मॉड्यूल, ऑल सब मॉड्यूल्स कवर्ड बाय लूप रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ मॉड्यूल। इसके अंदर क्या होगा,
देखो ये लूप क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एक कर्व्ड एरो है, ठीक है, जो कंट्रोल मॉड्यूल है उसी पे कर्व्ड एरो है। ये क्या शो कर रहा है आपका कि यहाँ पर लूपिंग होगी, कि हाँ जिस मॉड्यूल से, जिस सब मॉड्यूल से जो आपका कंट्रोल मॉड्यूल है वो कनेक्टेड है या वर्क कर रहा है, वो बार बार इसको रिपीट करेगा। ठीक है, बार बार कंडीशन नहीं देने की जगह उसने एक बार ही दे दिया कि हाँ इससे यहाँ पर ये लूपिंग कर रहा है, तो वर्किंग लूप चलता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो को किस तरह से इसमें डिनोट किया गया है, अ डायरेक्ट एरो विद एम्प्टी सर्किल एट द एंड रिप्रेजेंट्स डेटा फ्लो। ठीक है, एम्प्टी सर्किल हो गया, ये इनसे एरो निकल रहा है, तो ये मतलब कि इस डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका सब मॉड्यूल है यहाँ से डेटा कंट्रोल मॉड्यूल की साइड में जा रहा है, फिर वहां से उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देन कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो के अंदर क्या होगा, यहाँ पर तो एम्प्टी सर्किल्स थे और यहाँ पर फिल्ड सर्किल्स होगा कंट्रोल फ्लो के अंदर। ठीक है, फिल्ड सर्किल्स उसी तरह से वर्किंग सबकी वही रहेगी, सिर्फ डिनोशन सबका सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो, डेटा फ्लो में एम्प्टी सर्किल, कंट्रोल फ्लो के अंदर फिल्ड सर्किल्स। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। देन इसके बाद है आपका हिपो डायग्राम। हिपो मतलब कि हिरार्कल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, हिरार्कल क्या होता है, हिरार्की क्या होता है, ये वर्ड तो आपने सुन रखा होगा पहले काफी टाइम। हिरार्की के बारे में भी नहीं आइडिया कुछ। देखो ये ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको हिरार्की बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को, ये आप लोग स्क्रीन पे ये सारी लाइंस वगैरह मत बनाइए, सारे एक्सपेरिमेंट यहीं मत कीजिए। ठीक है, तो ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हिरार्की बोलते हैं। ट्री को हिरार्की बोलते हैं, मतलब कि इसमें एक रूट नोड होता है, उससे वेरियस वेरियस नोड्स एज ए आउटपुट आते हैं। ठीक है, इसमें कितने भी लेवल्स हो सकते हैं, कितने भी चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। ये जैसे फर्स्ट है ऑनलाइन सेल्स, तो इसके लिए नेक्स्ट इज चाइल्ड नोड, ये जो फर्स्ट लाइन होगी लेवल 1 होगा, ये इसके लिए चाइल्ड नोड, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये इसके लिए चाइल्ड नोड। ठीक है, तो इस तरह से ये हिरार्कल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार इसको देख लेते हैं। Hierarchical input process output diagram is a combination of two organized methods to analyze the system and provide the means of documentation. Okay, इसको IBM ने 1970 में बनाया था। हिपो डायग्राम represents the hierarchy of modules in the software system. ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल था वही ऑनलाइन सिस्टम का ही चल रहा है। इसके अंदर क्या चल रहा है कि ऑनलाइन सेल्स, इसके ये हमारा बेसिक
रूट नोड हो गया एक तरह से, या ये ही सारे जो अदर मॉड्यूल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन, फिर उसके बाद है इन्वेंटरी चेक, फिर उसके बाद है पेमेंट प्रोसेस एंड डिस्पैच आइटम। सबसे पहले तो यही हमने देखा था, आगे के जो लेवल 1 था यहाँ पे यही था थोड़ा सा डिस्क्राइब फॉर्म में। सबसे पहले कस्टमर ने सेल्स को ऑर्डर दिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या प्रोसेसिंग होगी इसके अंदर स्टोर्स में, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे, अकाउंट्स वेरीफाई करेंगे अगर कोई यूजर उसको ऑनलाइन पेमेंट करता है तो, और उसकी जो भी कस्टमर है वो उसका डेटा ऑलरेडी उसमें स्टोर्ड है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें वेरीफाई की जाती हैं। तो अब इसके अंदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर में उसको शो कर दिया है। पहले हम मतलब डीएफडी के अंदर उसे एंटिटी प्रोसेस वगैरह के थ्रू शो किया था, इसके अंदर ओनली ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डिनोट करेंगे। तो सबसे ऊपर क्या आ गया, ऑनलाइन सेल्स आ गया। फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ऑथेंटिकेशन के मतलब वो कस्टमर जो है, जो क्लाइंट है, वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ ऑर्डर दे रहा है और उसके बाद उसका जो पेमेंट है वो गलत हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्री चेक। इन्वेंट्री मतलब कि आपका स्टॉक, ठीक है, स्टॉक को एक तरह से इन्वेंट्री कह सकते हैं कि हाँ भाई जो भी आइटम या प्रोडक्ट का ऑर्डर किया गया है वो अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी को चेक किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस क्या है उसका, सीओडी है या यूपीआई है या फिर कार्ड से है। नेक्स्ट इज डिस्पैच आइटम, ठीक है। अब इन्वेंट्री चेक को फर्दर आगे डिकम्पोज किया है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, किस तरह से, इशू आइटम एंड आइटम मिसिंग। अब इन्वेंट्री चेक में या तो अवेलेबल होगा आइटम या फिर आइटम नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो आइटम मिसिंग कर दिया, और अगर अवेलेबल है तो उसको इशू कर दिया और डिडक्ट इन्वेंट्री, 1 से या जितना भी ऑर्डर है उससे उसको डिडक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पैच आइटम, इसके अंदर जनरेट इनवॉइस, अगर डिस्पैच कर रहे हैं तो उससे पहले उसका इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अब आप इसको और फर्दर आगे बढ़ा सकते हो, किस तरह से, आइटम मिसिंग है तो अपनी इन्वेंट्री चेक में उसको अवेलेबल कराने के लिए उसका ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पेमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो, पेमेंट प्रोसेस के अंदर वेरियस आप टाइप्स डाल सकते हो कि किस किस तरह से पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कितना भी उसको बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इनपुट प्रोसेस आउटपुट डायग्राम which depicts the flow of control and data in the module, HIPPO does not provide any information about data flow or control flow, ठीक है। इसके अंदर डेटा फ्लो का या कंट्रोल फ्लो का कोई भी डिनोशन या कोई भी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ वो ये बता देगा कि हाँ ऑनलाइन सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, ये हमें इतना यूज में नहीं आता है, बाकी इसके अंदर जो भी अभी हमने डायग्राम्स के थ्रू या ट्री लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू समझा था उसको ये कोडिंग फॉर्म में या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझने की मतलब समझाने की कोशिश कर रही है, बाकी हम लोग को इतना यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। ये स्यूडो कोड भी कह मतलब हो सकता है एक तरह से। ओके, काफी है आज के लिए।